आखिर क्यों जोमेटो के फाउंडर ने अपनी कंपनी छोड़ दी। काफी सालों से जोमेटो लॉस में चल रहा था, लेकिन पिछले ही साल वो प्रॉफिट में आए, पर कैसे? और जो उन्होंने प्रॉफिट किया था वो उनके कोड डिलीवरी के बिजनेस से नहीं था, उनके और भी बिजनेसेस हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। 10 से 15 सालों में इन्होंने अपनी कंपनी को रन करने के लिए बहुत पैसा लगाया है और वो सारा पैसा इन्वेस्टर्स का था। तो इस कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर्स हैं उसके बारे में भी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, और कैसे दीपेंद्र गोयल का कहना है कि 2030 तक वो इस कंपनी को $100 बिलियन की बना देंगे, जबकि फूड डिलीवरी बिजनेस ही 30 से $35 बिलियन का है। क्या ये इन्वेस्टमेंट लेने के लिए एक मार्केटिंग गिमिक है? सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। बस आप इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। दीपेंद्र गोयल जिन्होंने जोमेटो की शुरुआत करी वो पढ़ाई में ठीक ठाक ही थे, ऐसा उनका कहना है। उनका ये भी कहना है कि वो बहुत बार फेल भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने IIT से पढ़ाई करके बेन एंड कंपनी में जॉब करी। एक बार अपनी कंपनी के कैफेटेरिया में वो बैठे हुए थे और वहां पे खाना लेने के लिए लोगों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अब वहां पे रोज रोज मेन्यू चेंज होता था और ऑफिस के सारे लोग रोज लाइन में लगे रहते थे, और जब काउंटर पे पहुंचते थे तो पता चलता था कि जो आज उन्हें चाहिए था वो मेन्यू में है ही नहीं। और कभी लौकी की सब्जी, कभी तोरी की सब्जी, ये सब चीजें वहां पे अवेलेबल होती थी जो वहां के लोगों को खानी होती नहीं थी और वो भूखे रह जाते थे। इसलिए दीपेंद्र गोयल ने सोचा क्यों ना इस कैफेटेरिया के मेन्यू को एक ऐप पे डाल दो जहां पे लोगों को पता चल जाए कि रेगुलरली क्या मेन्यू में है। जब ये आइडिया काम करने लगा, लोगों को इससे बेनिफिट होने लगा, तो दीपेंद्र गोयल ने सोचा क्यों ना इसको और बड़ा बनाया जाए, और फिर उन्होंने एक ऐप बनाया जहां पर वो अपने एरिया के जितने भी रेस्टोरेंट थे सबकी इंफॉर्मेशन उस ऐप पे डाल देते थे, जिससे कस्टमर्स उस रेस्टोरेंट का मेन्यू, उस रेस्टोरेंट के ऑफर्स और वो रेस्टोरेंट कहाँ पे है ये देख पाते थे। तो या तो वो रेस्टोरेंट पे कॉल करके वो सामान मंगवा लेते थे या फिर वहां पे खुद चले जाते थे। इस कंपनी को उन्होंने अपने IIT के दोस्त जो उनके साथ उसी कंपनी में काम भी करते थे उनके साथ शुरू करा था, जिनका नाम पंकज चड्ढा था। लेकिन फिर इन्होंने 2010 में सोचा क्यों ना इसका नाम चेंज किया जाए, क्योंकि ये थोड़ा eBay से मैच करता था। अब उन्होंने सोचा कि फूड कंपनी है तो थोड़ा फूड से रिलेटेड नाम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने उसका नाम टोमेटो रख दिया। लेकिन जब चेक किया तो टोमेटो नाम अवेलेबल था ही नहीं, इसलिए टोमेटो से मिलता जुलता जोमेटो इन्होंने रख दिया, क्योंकि उसी का डोमेन, उसी की कंपनी का नाम यही अवेलेबल था। इसलिए उन्होंने 2010 में अपनी कंपनी का नाम जोमेटो रजिस्टर करा। हाँ, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, 2010 में जब इन्होंने अपना नाम जोमेटो रखा उससे जस्ट थोड़े टाइम पहले इन्होंने इन्फो एज से $1 मिलियन लिए थे, जो करीब 4,70,00,000 के करीब। तब 46 रुपए के करीब का डॉलर हुआ करता था। फिर 2013 में सिक्योया कैपिटल जो एक VC फर्म है, उन्होंने इनमें भारत की सबसे बड़ी डील करी। तब के टाइम में जो इन्होंने पैसे दिए थे वो भारत की सबसे बड़ी डील थी कि किसी VC फर्म ने किसी में इतना बड़ा पैसा इन्वेस्ट किया हो। हालांकि ये 2014 तक जोमेटो पे सिर्फ रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन वगैरह देते थे और कोई फूड डिलीवरी वगैरह जैसा कोई काम नहीं करते थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि तब भी इनकी वैल्यूएशन इतनी कैसे हो गई। देखो, इन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया था जहां पे दिल्ली NCR के जितने भी रेस्टोरेंट है वहां पे कितना अच्छा खाना मिलता है, किसका खाना बेकार है, मतलब रिव्यूज वगैरह सब मिलाकर वहां पे हर चीज अवेलेबल थी। साथ ही साथ तब जोमेटो पे लोग रेस्टोरेंट की टेबल्स भी बुक कर सकते थे, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट उन्हें थोड़ा सा कमीशन देता था। इसलिए तब इन्वेस्टर्स को इन पे विश्वास आया कि ये कोई बहुत बड़ी चीज बन सकती है। पर 2014 में कुछ ऐसा हुआ जिसने जोमेटो को बहुत बड़ा बना दिया। 2014 अगस्त में स्विगी की शुरुआत हुई और वहां पे जोमेटो के CEO दीपेंद्र गोयल को एक आइडिया आया कि क्यों ना स्विगी की तरह वो भी इसको एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बनाए, क्योंकि ये तो जोमेटो पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जबकि स्विगी सीधा सामान ही बेच रहा था। तो कोई भी दो प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, बल्कि वो लोग वहीं से खाना मंगा लेते। तो इसलिए दीपेंद्र गोयल ने सोचा क्यों ना ये भी इसको फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म बना दे, और 2015 में जोमेटो ने भी फूड डिलीवरी करनी शुरू करी। तब इन्होंने डिलीवरी और ग्रैब जैसे प्लेटफॉर्म का यूज कर लोगों के घरों में खाना पहुंचाया। 2024 तक जोमेटो के 51 से ज्यादा इन्वेस्टर्स थे, जिन्होंने इन्हें कुल मिलाकर लगभग 1400 से 1500 करोड़ रुपए अभी तक दिए हैं। हालांकि दीपेंद्र गोयल के पास कंपनी का सिर्फ 4.19% हिस्सा है, जिसकी कुल वैल्यू लगभग 8,000 करोड़ के करीब है। हाँ, लेकिन ये सिर्फ पेपर वेल्थ है। अगर ये कंपनी डूब गई तो इनके पास 200 से 250 करोड़ से ज्यादा नहीं बचेंगे। जैसे इन्होंने अपनी अभी 80 करोड़ की जमीन खरीदी थी, और जो इनकी बाकी प्रॉपर्टी होगी जो इन्होंने रिवील नहीं कर रखी वो ही इनके पास बचेगा। पर भाई, कंपनी तो सही चल रही है, इन्होंने ब्लिंकिट भी खरीद लिया और लोग जोमेटो से रोज खाना भी इतना मंगवाते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? कंपनी क्यों डूबेगी? तो भाई दिक्कत है क्योंकि पिछले 2 साल से ही ये लोग प्रॉफिटेबल होने शुरू हुए हैं, और जो इनका प्रॉफिट है वो भी इनके डिलीवरी के बिजनेस से नहीं आता। कैसे करोड़ों का रेवेन्यू करने के बाद भी ये लोग प्रॉफिटेबल नहीं है, इसको जानने के लिए हमें इनके सारे बिजनेसेस के बारे में जानना पड़ेगा, और साथ ही साथ उनके बिजनेस मॉडल के बारे में भी जानना पड़ेगा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जोमेटो ने अपना नाम बदलकर इटर्नल क्यों रख दिया। बस पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो। जोमेटो इस समय 4 कंपनी ओन करता है, मतलब इटर्नल इस समय 4 कंपनी
ओन करता है, एक तो जोमेटो, एक ब्लिंकिट, डिस्ट्रिक्ट और हाइपर प्योर। जोमेटो का पैसा कमाने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है। वहां पे रेस्टोरेंट ओनर्स अपना आपको रजिस्टर करते हैं और अपना फूड बेचते हैं, जिसपे जोमेटो रजिस्टर करने की एक फी लेता है। दूसरा, वहां पे इतने सारे लोग हो गए हैं तो वहां पे टॉप पे दिखने के लिए रेस्टोरेंट अपना एड चलाते हैं। उस एड का सारा पैसा जोमेटो अपने पास रखता है। बाकी हर फूड डिलीवरी पे जोमेटो 35 से 40% कमीशन रेस्टोरेंट ओनर से लेता है और कस्टमर से या तो फूड डिलीवरी चार्ज लेता है या फिर मेंबरशिप का पैसा लेता है, और इन दोनों चीजों से भी जोमेटो पैसे कमाता है। इनकी दूसरी कंपनी है डिस्ट्रिक्ट, जिसमें ये लोग डाइनिंग, मूवीज टिकट और इवेंट ऑर्गेनाइज करना इस टाइप के काम करते हैं, जिसमें ये लोग कमीशन वगैरह से कमाते हैं। ये एक बहुत अलग और बड़ा बिजनेस मॉडल है जिसके बारे में मैं आपको अगली वीडियोस में बताऊंगा। इनकी तीसरी कंपनी है ब्लिंकिट, जो एक क्विक कॉमर्स कंपनी है, जहां पे ये लोग ग्रोसरी वगैरह का सामान 10 से 15 मिनट में आपके घर पे डिलीवर करते हैं। हालांकि अब इन्होंने ग्रोसरी वगैरह के साथ साथ 15-20 हजार के फोन, वॉशिंग मशीन, ये सब भी इन्होंने 15 से 20 मिनट में डिलीवर करना शुरू कर दिया है। साथ में कपड़े, घड़ी, ये सब चीजें भी ये लोग डिलीवर कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ग्रोसरी के बिजनेस में बहुत कम प्रॉफिट होता है। जो भी ग्रोसरी के बिजनेस में प्रॉफिट होता है वो सामान को डिलीवर करने में खत्म हो जाता है, और 15 से 20 हजार रुपए के आइटम में ये लोग 15 से 20% प्रॉफिट कमा सकते हैं। पर ब्लिंकिट अभी तो प्रॉफिट में नहीं है। हालांकि जोमेटो भी इतने सालों से लॉस में ही था और पिछले से पिछले साल इन्होंने 125 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था। क्योंकि इनका जो नेक्स्ट बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूं उससे इनका 25 से 30% रेवेन्यू आता है और उसी में इन्होंने प्रॉफिट किया था। साथ में जो इनके पास इन्वेस्टर्स का पैसा है उसका जो इंटरेस्ट आता है उसको भी ये लोग अपना प्रॉफिट मानते हैं। FY25 के Q3 मतलब 2024 के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इन्होंने लगभग 59 करोड़ के करीब का प्रॉफिट किया था, जो कि FY24 के Q3 के हिसाब से आधे से भी कम है। इनके आखिरी बिजनेस हाइपर प्योर के बारे में मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि जोमेटो अब इटर्नल में बदल चुका है, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। मतलब उसका IPO आ चुका है, जो कि 2021 में आया था, जो कि इनकी लानी मजबूरी थी क्योंकि उस समय कोविड का समय था और इनका रेवेन्यू भी बहुत कम था और उस समय इनको कोई भी पैसा नहीं देना चाहता था। हालांकि चाइना की एक कंपनी अलीबाबा जो इनमें इन्वेस्टर है वो इनको पैसे देने को तैयार हो गए थे, लेकिन तब चाइना और इंडिया के बॉर्डर पे भी कुछ लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने भी अपना हाथ पीछे ले लिया। साथ ही साथ सिक्योया कैपिटल ने भी अपना लगभग 40 से 50% हिस्सा अपने पास ले लिया, इसलिए जोमेटो को और पैसे की जरूरत पड़ रही थी। अब कंपनी में रेवेन्यू तो था नहीं, लेकिन सैलरीज जा रही थी और कोई फॉरेन इन्वेस्टर बाकी जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। इसलिए जोमेटो ने सोचा क्यों ना IPO लाके लोगों से पैसे लिए जाएं। इसलिए जोमेटो का IPO आया, लेकिन जोमेटो का IPO आते ही वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। मतलब जितनी कंपनी की वैल्यूएशन थी उसकी बहुत ज्यादा गुना उसकी वैल्यू बता दी गई। अब इतना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब शेयर का प्राइस था तो वो थोड़े समय बाद नीचे आ गया। उसके बाद जोमेटो ने ब्लिंकिट खरीद लिया, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। इसलिए इन्वेस्टर्स और नाराज हो गए और अपना पैसा खींचने लगे और इस वजह से भी शेयर का प्राइस और गिर गया। खैर, बात करते हैं इनकी फोर्थ कंपनी हाइपर प्योर की, जो इन्होंने 2018 में दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा ने मिलकर शुरू करी थी। खैर, पंकज चड्ढा ने 2018 में कंपनी छोड़ दी। उसके बाद उन्होंने जोमेटो छोड़कर अपना अलग काम शुरू कर दिया। हाइपर प्योर एक ग्रोसरी कंपनी है पर रेस्टोरेंट्स के लिए, जहां पे एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू 1500 से 2000 के नीचे जाता ही नहीं है, और अगर आपको डिलीवरी चार्जेस बचाने हैं तो 3500 से 4000 रुपए का सामान मंगवाना पड़ता है। रेस्टोरेंट वाले को बल्क में बहुत सारा सामान चाहिए होता है और हाइपर प्योर वाले रोज सुबह इसकी डिलीवरी कर देते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सामान बहुत ज्यादा सस्ता है। मान लो किसी के 50-60 रेस्टोरेंट है और वहां पे उसको रोज 20-30 लाख रुपए का सामान खरीदना होता है तो शायद उसको ये महंगा लगे, लेकिन जिसके 1 या 2 या 3 रेस्टोरेंट हैं उसके लिए यहाँ पे सारा सामान है, वो भी सस्ते में। पैकिंग से लेकर फ्रोजन आइटम सब कुछ यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे ये लोग डिलीवरी चार्जेस से कमाते हैं और हाई ऑर्डर वैल्यू होने की वजह से इनका 15 से 20% का प्रॉफिट बनता है। साथ में जब मैंने यहाँ पे ऑर्डर करके देखा था तो सारा सामान ऐसा आ रहा था जो 1 या 2 महीने चल सकता है। मतलब कि ब्लिंकिट पे जो इनका सामान होता है और वो खराब होने वाला होता है वो लोग इसको यहाँ पर डाल देते हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला को तो 1-2 दिन में सामान खत्म हो ही जाएगा, जिससे सामान खराब होने से बच जाता है, किसी को वो नुकसान भी नहीं देता और साथ ही साथ रेस्टोरेंट को भी वो सस्ते में मिल जाता है। जोमेटो ने सेम डेटा का यूज कर अपने कस्टमर्स के लिए दूसरा बिजनेस बना दिया। सालाना इनका 3000 करोड़ के रेवेन्यू में से 800 करोड़ के करीब रेवेन्यू इसी कंपनी से आता है। इनके पास डेटा भी था, कस्टमर भी थे, बिजनेस भी सामने था, और जो सबसे महंगी चीज होती है बिजनेस में, कस्टमर एक्वायर करने की कॉस्ट, वो भी लगभग 0 थी। अब बात करें इन्होंने अपनी कंपनी जोमेटो का नाम बदलकर इटर्नल क्यों रख दिया, तो देखो इन्होंने जोमेटो का नाम नहीं बदला है। पहले सारी कंपनी जोमेटो के अंडर आती थी,
लेकिन अब इन्होंने जोमेटो सेपरेट कंपनी और बाकी तीनों कंपनी भी सेपरेट कर दी है। अब इटर्नल के अंदर ये चारों कंपनीज आती हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि सारे ही बिजनेस काफी रिस्की हैं। जोमेटो इतने सारे फंडिंग के साथ चल रहा है, कभी भी जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स उन पे स्ट्राइक कर देते हैं, सरकार के भी कभी भी कोई रूल एंड रेगुलेशन आ सकते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि इसका इम्पैक्ट इनके बाकी ब्रांड्स पे ना पड़े। ब्लिंकिट के भी अलग कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं कि भाई डिलीवरी पार्टनर को ज्यादा पैसे दो, या फिर सरकार ने कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन निकाल दिए और पता नहीं क्या क्या दिक्कतें आए, इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि हम कंपनी का नाम बदल देते हैं ताकि और कोई दिक्कतें ना आए। अब इटर्नल का मिशन है 2030 तक $100 बिलियन की कंपनी बनाना, जिसमें $1 बिलियन का उनका प्रॉफिट होगा। अब ये सारा काम फूड डिलीवरी के बिजनेस से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फूड डिलीवरी का बिजनेस 30 से 35 बिलियन डॉलर का ही है। इसलिए इन्होंने अपनी लॉस मेकिंग कंपनी ब्लिंकिट को एक्वायर करा था ताकि लोग $100 बिलियन की कंपनी बना सके और जोमेटो और फ्लिपकार्ट को compete कर सकें, क्योंकि अब ये लोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम और बड़े बड़े गैजेट 10 से 15 मिनट या फिर सिर्फ 1 घंटे में लोगों के घरों पे डिलीवर कर देंगे और ये सेगमेंट बहुत बड़ा है। बाकी इस वीडियो में बताने के लिए तो बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं, लेकिन वीडियो काफी लंबी बन गई है। मैंने ऊपर से आपको इटर्नल के बिजनेस मॉडल और उसके बिजनेसेस के बारे में लगभग सब कुछ बता दिया है। देखो बार बार बोलना तो मुझे अच्छा लगता नहीं है, लेकिन यहाँ तक यार वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक करना, उस पर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। बाकी ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट कर दो। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।